चैनल पर आज की बड़ी अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की ताजा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के बारे में आपको बताएंगे। किसानों के आंदोलन को लेकर क्या कुछ नई जानकारी सामने आ रही है, इसी के साथ में आपको बताएंगे केंद्र सरकार ने किसानों के आंदोलन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और केंद्र सरकार ने झुकने से कर दिया है इनकार, जिसको लेकर किसानों ने बड़े आंदोलन को लेकर बड़ी तैयारी पर कुछ बड़े ऐलान किए हैं। इसकी अपडेट आप तक पहुँचाएंगे और इसी के साथ में 26 मई को होने वाले किसानों के आंदोलन का 12 दलों ने खुलकर समर्थन किया है। किन किन पार्टियों ने समर्थन किया है, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और इसी के साथ में बड़े प्रदर्शन की तैयारी में जोर शोर से किसान लग गए हैं। करनाल से 3000 से ज्यादा गाड़ियां सिंगू बॉर्डर के लिए रवाना हो चुकी हैं। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रवक्ता के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए पुलिस ने बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को जल्द से जल्द पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा है। आखिर दोस्तों ये कौन सी बड़ी अपडेट है, इसकी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे और इसी के साथ में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर पहुँच गई है। एक एक करके चलेंगे सभी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के अंदर चल रहे किसानों के आंदोलन का करते हैं पुरजोर समर्थन, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बताते चले कि केंद्र के नहीं झुकने वाले बयान देने को लेकर ये बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर किसानों के आंदोलन के 6 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इस मसले को लेकर कोई समाधान नहीं निकला है। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तब तक वह दिल्ली की लगी हुई सीमाओं पर डटे रहेंगे। वहीं पर दूसरी ओर केंद्र ने भी अपने रुख को एक बार फिर से स्पष्ट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जब तक किसान संगठन तीनों कानूनों को 18 महीने के लिए स्थगित करने के प्रपोजल को मान नहीं लेते हैं, तब तक आगे बातचीत नहीं की जाएगी। इसी के साथ में आपको बता दें कि जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से ये बयान सामने आया है, उसके बाद से भारत में 6 महीने पूरा होने के बाद किसान काला दिवस मनाने वाले हैं, जो 26 मई को होने वाला है। और इस आंदोलन को लेकर ये बड़ी अपडेट है, जहाँ पर देश भर के अंदर विरोध किए जाएंगे, सरकार का पुतला फूका जाएगा। आपको बता दें कि किसान नेताओं ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को संदेश पहुंचाना शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि किसानों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन और मजबूत किए जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि बीमारी का रास्ता अस्पताल और आंदोलन का रास्ता सड़क और संसद है। हमारे आंदोलन में किसी तरह की कोरोना संक्रमण का कोई असर नहीं पड़ेगा। मोदी सरकार अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल ले कि कोरोना संक्रमण की वजह से किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक तीनों कृषि कानून को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, MSP पर कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक धरना जारी रहेगा। गौरतलब है कि बीते साल कृषि कानून को लेकर शुरू किए गए किसानों के आंदोलन के 26 मई को 6 महीने पूरे होने वाले हैं। इस दिन किसान संगठन काला दिवस मनाने वाले हैं, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि 26 मई को सभी किसान अपने घर में काला झंडा लगाएंगे और गाँव में सभी किसान सरकार का पुतला दहन करेंगे। समस्त किसान गाँव में चौराहों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन और धरना देने वाले हैं। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहाँ पर किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए 12 विपक्षी पार्टियों ने भी खुलकर समर्थन दिया है। विपक्षी 12 पार्टियों ने संयुक्त किसान मोर्चा के 26 मई को आहूत देशव्यापी विरोध दिवस को अपना समर्थन दिया है। इस मामले में 12 मुख्य पार्टी संयुक्त किसान मोर्चा के बयान जारी करने का समर्थन कर रही है। आपको बता दें कि इन 12 पार्टियों में कांग्रेस पार्टी, JDS, NCP, TMC, शिवसेना, DMK, JMM, नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी, RJD, CPM, CPI है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी, NCP के अध्यक्ष शरद पवार और बाकी 10 पार्टियों के अध्यक्षों ने संयुक्त किसान मोर्चा के जारी बयान के तहत किसानों के विरोध दिवस का अपना समर्थन दिया है। विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री को यहाँ तक कि पत्र भी लिखा था। आपको बता दें कि 12 मई को विपक्षी पार्टियों ने कृषि कानून पर नरेंद्र मोदी सरकार को पत्र लिखते हुए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की थी, ताकि लाखों अन्नदाता कोरोना महामारी से बचकर अपने अपने गाँव जा सके। संयुक्त किसान मोर्चा के बयान के बाद विपक्षी पार्टियों ने भी कृषि कानून को लेकर चल रहे विरोध का समर्थन किया है, क्योंकि इससे पहले विपक्षी पार्टियों के द्वारा लिखे गए खत का भी जवाब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं दिया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि एक सरकारी समिति ने 22 जनवरी को किसान नेताओं से मुलाकात की थी। 26 जनवरी के बाद दोनों पक्ष में कोई बातचीत नहीं हो पाई है। गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद से लगातार बातचीत टली हुई है, जहां पर एक और नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि केवल एक कॉल पर मामला सुलझ जाएगा, लेकिन वो एक कॉल अभी तक नहीं कर पाए हैं। एक और अपडेट की माने तो बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में किसान करनाल से 3000 गाड़ियों के साथ पहुंचे हैं सिंगू बॉर्डर। आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों के आंदोलन को मजबूत करने के समर्थन करने के लिए हरियाणा के करनाल में भारी संख्या में किसानों का एक समूह सिंगू बॉर्डर के लिए रवाना हो गया है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों के आंदोलन को मजबूत करने और उनका समर्थन करने के लिए हरियाणा के करनाल से भारी संख्या में किसानों का एक समूह सिंगू बॉर्डर के लिए रवाना हुआ है। आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए हरियाणा के करनाल से 3000 से ज्यादा गाड़ियां निकली है। इस मसले को लेकर किसान नेता दर्शन पाल ने IANS से बातचीत के दौरान किसान अब अपनी खेती से फ्री हो चुके हैं और इसके बाद आंदोलन को मजबूत करेंगे। पिछले कुछ वक्तों से वह अपनी खेती की कटाई के कारण किसानों के आंदोलन से नहीं जुड़ पा रहे थे। दरअसल पिछले
पिछले महीने अपने अपने गाँव में कटाई के कारण किसान आंदोलन छोड़कर अपने अपने गाँव पहुँच गए थे। और अब ये अपडेट आ रही है जहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सरकार को खत लिखा गया, सरकार की तरफ से जवाब सामने आया है, वह भी बिल्कुल संतुष्ट करने वाला नहीं है। और यही बड़ा कारण है कि बड़ी संख्या में किसानों का मोबिलाइजेशन एक बार फिर से दिल्ली बॉर्डर की तरफ, चाहे सिंगू बॉर्डर हो या फिर टिकरी बॉर्डर या फिर गाजीपुर बॉर्डर, इन तीनों स्थान पर जारी है। और एक और अपडेट की माने तो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट रमन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह और पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर सिविल लाइंस थाने में देश के 2 शीर्ष बीजेपी के नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह और भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ AICC अनुसंधान विभाग के लेटर हेड को कथित तौर पर फर्जी करने और झूठी और मनगढ़ंत सामग्री छापने की प्राथमिकता दर्ज की गई है। रायपुर सिविल लाइंस पुलिस ने दोनों नेताओं को आगे की जांच के लिए तलब किया है। रायपुर सिविल लाइंस पुलिस के SHO RK मिश्रा ने कहा कि आज हमने संबित पात्रा को व्यक्तिगत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने के लिए कहा है। शिकायत छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दर्ज कराई थी। इस मामले को लेकर दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, संबित पात्रा और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। भाजपा ने प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कथित तौर पर इसे गलत बताते हुए इसके खिलाफ जमकर कार्रवाई की है और FIR तक दर्ज करा दिया है। एक और अपडेट की माने तो हर्षवर्धन बोले, कहा बाबा रामदेव की टिप्पणी ने कोरोना योद्धाओं का अपमान किया है, बयान को वापस लेना चाहिए। आपको बता दें कि योग गुरु रामदेव के एलोपैथिक वाले बयान को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने खत लिखकर बयान वापस लेने के लिए कहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्विटर हैंडल से यह पत्र सार्वजनिक किया है। इससे पहले उन्होंने ट्विटर हैंडल पर कैप्शन में लिखा था कि संपूर्ण देशवासियों के लिए कोविड-19 के खिलाफ दिन रात युद्धरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी देव तुल्य हैं। बाबा रामदेव के व्यक्तित्व के कोरोना योद्धाओं के निरादर के तौर पर देखा जा रहा है। देश भर की भावना को गहरी ठोस पहुंची है। मैंने उन्हें पत्र लिखकर आपत्तिजनक व्यक्तित्व के लिए बयान वापस लेने के लिए कहा है। इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बयान को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव को कानूनी नोटिस थमाया है। IMA ने वायरल वीडियो के आधार पर दावा किया है कि रामदेव कह रहे हैं कि एलोपैथी एक स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। फेमा ने भी रामदेव पे कानूनी नोटिस भेजा है और इस पर पतंजलि योगपीठ ने भी बयान जारी किया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए पूरे देश के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन यानी RDA की तरफ से बाबा रामदेव को कानूनी नोटिस भेजा है। फेमा ने कहा कि रामदेव के द्वारा सस्ते प्रचार के लिए निराधार और विवेकहीन दावों की निंदा करते हैं। वहीं पर पतंजलि योगपीठ ने IMA द्वारा लगाए गए उन आरोपों को खारिज किया है जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव एलोपैथी के खिलाफ अज्ञानता पूर्वक बयान दे रहे हैं। पतंजलि ने लोगों को गुमराह करने और वैज्ञानिक चिकित्सा को बदनाम करने के आरोप को सिरे से नकार दिया है। वहीं पर योग गुरु बाबा रामदेव का दावा है कि MBBS के स्टूडेंट ने योग से अपने टाइप 1 डायबिटीज को ठीक कर लिया। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर ये बातें लिखी है। कुल मिलाकर बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस तरह के भ्रामक बयान इससे पहले भी देते हुए आए हैं, जबकि उनके पास कोई तथ्य नजर नहीं आता है। जो मर्जी बोलते हैं। यहाँ तक कि अब मंत्री और बीजेपी जो उनका समर्थन करती है वे लोग भी समझ गए हैं कि उनके बयान के कारण बीजेपी को भी नुकसान हो रहा है। एक और अपडेट की माने तो देश भर के अंदर किस तरह का गवर्नेंस होना चाहिए उसका उदाहरण छत्तीसगढ़ ने पेश किया है, जहां पर सोशल मीडिया पर एक घटना वायरल हुआ था जहां पर एक कलेक्टर आम जनता को मारता हुआ नजर आया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्रवाई करते हुए पद से हटाते हुए IS के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और इसी के साथ में युवक के टूटे हुए फोन को वापस कराते हुए युवक से माफी मांगी है। आपको बता दें कि CM बघेल ने ट्वीट करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर के कलेक्टर रणवीर शर्मा के द्वारा नव युवक से दुर्व्यवहार का मामला संज्ञान में आया है। यह बेहद दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह के किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए बताया है कि किसी भी अधिकारी का शासकीय जीवन में इस तरह का आचरण स्वीकार्य ये नहीं है। इस घटना से क्षुब्ध हूँ और मैं नव युवक और उनके परिवार से खेद व्यक्त करता हूँ। यानी मुख्यमंत्री के तौर पर ही उन्होंने माफी मांग ली। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जनता के समर्थन में गवर्नेंस चलता है, उसका उदाहरण उन्होंने खुले तौर पर दे दिया है और इसकी तारीफ भी उनकी की जा रही है। वहीं पर एक और अपडेट की माने तो केरल कांग्रेस से नाराज लातिका सुभाष NCP में शामिल हो गई। टिकट न मिलने पर मुंडवाया था सिर। आपको बता दें कि केरल कांग्रेस पार्टी महिला की पूर्व प्रमुख लातिका सुभाष जल्द ही शरद पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाली है। हाल ही के अंदर केरल की विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद उन्होंने अपना विरोध जताया था। एक और अपडेट की माने तो चुनाव में हार के बाद बीजेपी में अब पश्चिम बंगाल के अंदर भगदड़ देखने को मिल रही है। विधायक और सांसद समेत कई और नेता TMC में शामिल होने को लेकर तैयारी कर रहे हैं। सोनाली गुहा के बाद चुनाव से पहले TMC छोड़ने वाले बीजेपी के कई सारे नेता अपनी पुरानी पार्टी में जाने को लेकर तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सोनाली गुहा के बाद मीडिया पर एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मीडिया में बातचीत करते हुए मुर्मू, जिन्होंने चुनाव से चंद दिन पहले TMC छोड़कर बीजेपी का दामन थामा
था। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ता थी और अपनी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करना चाहती हूँ। बीजेपी में जाने का यह एक भावनात्मक फैसला था और मुझको एहसास हो गया है कि बीजेपी में काम करने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं तृणमूल कांग्रेस में वापस लौटना चाहती हूँ। न केवल मुर्मू बल्कि उत्तर दिनाजपुर के ईटाहार से 2 बार के विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और इस बार टिकट से वंचित होने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने भी अभी ये बयान जो दिया है वो सीधे तौर पर नजर आता है कि अब पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायकों को अपनी पार्टी में रोक पाना बड़ा मुश्किल बनता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि 6 विधायकों और 3 सांसदों सहित कई लोग वापस आना चाहते हैं। जब पार्टी समस्या में थी तब इन्हीं लोगों ने पार्टी छोड़ दी थी, अब ये वापस आना चाहते हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि ये फैसला पार्टी के हाईकमान के द्वारा लिया जाएगा। पार्टी इन लोगों का भविष्य तय करेगी। आपको बता दें कि एक और अपडेट है जहां पर अमेठी में घर घर सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम राहुल गांधी लॉन्च करने वाले हैं। पंचायत स्तर पर कांग्रेस पार्टी चलाएगी अभियान। अमेठी में पूर्व सांसद राहुल गांधी ने अमेठी संसदीय क्षेत्र के घर घर में सैनिटाइजेशन कराने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, पूरे क्षेत्र के अंदर 20,000 मास्क का वितरण किया जाएगा। जल्द ही दवाइयों की किट का वितरण किया जाएगा। राहुल गांधी की योजना को अमली जामा पहनाने के लिए स्थानीय संगठन पूरी तरह से तैयारी में जुट गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर भेजने के बाद राहुल गांधी ने अमेठी के हर गाँव में सैनिटाइजेशन कराने का प्रबंध कराया है। इसी के साथ में राहुल गांधी के निर्देश पर जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल की अगुवाई में ग्राम पंचायत स्तर पर सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम लागू किया जा रहा है। वहीं पर एक और अपडेट की माने तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को तगड़ा झटका लगने वाला है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यहाँ तक कि विधायक नहीं बल्कि सांसद भी बीजेपी को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक और अपडेट की माने तो बिहार में बढ़ेगी लॉकडाउन की अवधि। सीएम नीतीश कुमार ने की है जनता से अपील। बिहार में कोरोना पर काबू करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से अभी मुक्ति मिलने की उम्मीद नजर नहीं आती है। प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। उम्मीद है कि नीतीश कुमार जल्द ही बिहार में लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। एक और अपडेट की माने तो बिहार में हार के बाद बीजेपी में भगदड़। एक और अपडेट की माने तो भाजपा प्रवक्ता ने तैरती हुई लाशों को बताया जल समाधि। प्रशांत बोले, कहा शर्म से डूब मरो। कोरोना वायरस की महामारी में गंगा के अंदर हजारों सब तैरते हुए नजर आए। एक और जहां पर गंगा किनारे बसे हर शहरों के अंदर लाशों के ढेर सामने नजर आते हैं। वहीं पर भाजपा सरकार की नाकामियां और अर्थव्यवस्था में कोरोना के दुष्प्रभाव के कारण जनता को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर दूसरी ओर भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने इन लाशों को जल समाधि का हिस्सा बताया है। एक टीवी न्यूज चैनल में चल रही बहस में जब एंकर ने बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा से इन लाशों के बारे में सवाल किया तो इसे भारत की प्राचीन जल समाधि वाली परंपरा से जोड़कर बेतुका बयान देने लगी, जिसके बाद एंकर की तरफ से टोका गया और बाद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मौजूद पैनलिस्ट अलका लांबा ने भी जमकर फटकार लगाई है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता अपनी सरकार की विफलता छुपाने के लिए किसी भी तरह का किसी भी उल जुलूल तरीके का बयान देते हैं और इस तरह का बयान उसी कैटेगरी में आता है जो अपनी नेताओं और अपनी सरकार को बचाने के लिए बिना तर्क के दिया जाता है, यानी कुतर्क के आधार पर अपनी सरकार की नाकामियां छुपाने की कोशिश की जाती है। एक और अपडेट की माने तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से एक सोशल मीडिया यूजर्स ने पूछा कि क्या आप नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं करते हैं? इतनी आलोचना जो करते हैं सीधे जाकर प्रधानमंत्री को फोन कॉल क्यों नहीं कर लेते? जिसके बाद स्वामी ने यूजर्स को जवाब देते हुए कहा कि मेरा 5 साल पुराना कॉल अभी तक प्रधानमंत्री ने लटकाया हुआ है, यानी उनकी पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत नहीं होती है, केवल पार्टी में शामिल है। एक और अपडेट की माने तो छत्तीसगढ़ के डीएम के थप्पड़ पर बवाल करने वाला मीडिया यूपी में फैजल की हत्या पर पूरी तरह से शांत है। आपको बता दें कि पिछले दिनों घटित 2 घटनाओं को लेकर देश के अंदर ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, जहां पर एक और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 18 वर्षीय सब्जी बेचने वाले युवक की पुलिस पिटाई से हिरासत में मौत हो गई और दूसरा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के अंदर कलेक्टर के द्वारा एक थप्पड़ मारे जाने का मामला है। छत्तीसगढ़ में जैसे ही एक कलेक्टर ने युवक को थप्पड़ मारा, छत्तीसगढ़ की सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर जल्द ही रिस्पॉन्स करते हुए कड़ी कार्रवाई कर दी। लेकिन दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस ने एक युवक की हत्या कर दी है, इस तरह का आरोप लगा है। इस पर एक भी मीडिया कर्मी चलाने को तैयार नहीं है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तो कोई सवाल ही नहीं पूछा गया। वरिष्ठ पत्रकार रोहिणी सिंह ने इस मामले को लेकर मीडिया कर्मियों के दोहरे रवैये पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि एक थप्पड़ पर छत्तीसगढ़ के सीएम ने एक दिन में लाखों लोगों के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। मगर यूपी के उन्नाव में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस की बेरहमी से पिटाई के बाद 18 वर्षीय बच्चे ने दम तोड़ दिया। इस मुद्दे पर पत्रकारों ने अब तक सीएम योगी आदित्यनाथ से कोई सवाल नहीं पूछे, यानी दोहरे मापदंड की स्थिति पूरे देश के अंदर खासकर मीडिया में चल रही है। ये दिखाता है कि मीडिया किसके इशारों पर काम कर रही है। और एक और अपडेट की माने तो 200 से ज्यादा विदेशी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार कृषि कानून को रद्द करे ताकि किसान कोरोना से बच सके। आपको बता दें कि कनाडा, अमेरिका, अन्य स्थानों से 200 से अधिक शिक्षाविदों, ट्रेड यूनियन के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने भारत में चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए एक बयान जारी करते हुए हस्ताक्षर जारी किए हैं। महामारी पर विशेषज्ञों की चेतावनी को नजरअंदाज कर चुनावी एजेंडे को प्राथमिकता देने वाली नरेंद्र मोदी
की सरकार की आलोचना की है। इन हस्ताक्षरकर्ता ने मांग की है कि पिछले साल सितंबर से पास किए गए कृषि कानून के विरोध में आंदोलन चल रहा है ताकि आंदोलन की वजह से किसानों को राहत मिले और तीनों कृषि कानून रद्द हो, लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं रही। आपको बता दें कि पत्र में लिखा गया कि किसानों का ये डर जायज है। कानून कॉर्पोरेट जगत को बढ़ावा देगा जिससे किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा, उनकी आजीविका को करारा झटका लगेगा, देश में कृषि संकट और ज्यादा गंभीर हो जाएगा। नवंबर 2020 से ही दिल्ली की सीमा पर बैठे हजारों किसानों ने आंसू गैस, वाटर कैनन, बैरिकेड के अलावा पहले कड़कड़ाती ठंड और चिलचिलाती धूप का सामना किया और अब एक के बाद एक बारिश के मौसम का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कई युवा और बुजुर्ग और पुरुष एवं महिलाएं मौसम, बीमारी, पुलिस हिंसा, यातायात दुर्घटना में मारे गए हैं। पत्र में कहा गया कि मौजूदा सरकार को किसानों की बातचीत माननी चाहिए और 40 किसान संगठनों के द्वारा जो मांग की जा रही है उन मांगों को सुनवाई करते हुए जल्द से जल्द आंदोलन को समाप्त करने के लिए तीनों कृषि कानून को रद्द करना चाहिए ताकि किसानों के आंदोलन को सफलता मिले। और जहां पर एक और तीनों कृषि कानून रद्द होने से किसानों की जमीनें बच जाएगी, वहीं पर दूसरी और कोरोना से भी किसान बच जाएंगे। एक और अपडेट की माने तो किसानों ने कृषि कानून पर बातचीत शुरू करने के लिए नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था, जिसके परिणाम अच्छे नहीं आए हैं। और एक और अपडेट की माने तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर लगे पट्टिका को हटाए जाने और नागरिकों के प्रति सरकार की उदासीनता के बारे में लिखे भविष्य की सरकार यानी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मामले को लेकर आलोचना करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल ने रविवार को बयान देते हुए कहा कि भविष्य की सरकार को परियोजना से पट्टिका हटानी चाहिए और नागरिकों के प्रति सरकार की उदासीनता के बारे में लिखना चाहिए कि जिस दौरान में कोरोना महामारी तेजी से फैल रहा था उस दौरान 30,000 करोड़ से ज्यादा का एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था। सरकार पर पैसे की कमी होने के बावजूद इसको रोका नहीं गया, यानी कुल मिलाकर देश में आपदा में अफसर का यह जीता जागता उदाहरण है। और एक और अपडेट की माने तो 12वीं की परीक्षा आयोजित किए जाने पर क्या तैयारी की गई है, प्रियंका गांधी ने सवाल पूछे। कहा हम सबको ये जानकारी मिलनी चाहिए कि शिक्षा विभाग ने क्या तैयारी कर रखी है। वहीं पर महज 5वीं पास बीजेपी के विधायक ने कोविड सेंटर पर खुद मरीज को इंजेक्शन दिया। सूरत के विधायक विष्णु भाई झालावाड़िया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं पर लॉकडाउन से पहले 8 लाख से अधिक प्रवासी कामगार दिल्ली छोड़कर गए हैं, ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, यानी माइग्रेशन अभी भी अपने शीर्ष पर है। एक और अपडेट की माने तो कोविड-19 एक राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन राज्य को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए मुहिम चलाकर महामारी से लड़ना चाहिए। वहीं पर यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी आरएसएस का महामंथन, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मंथन जारी है। प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सुनील बंसल समेत संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बीच में मंत्रणा हुई है। वहीं पर सुनील बंसल 2 दिनों से दिल्ली में रुके हुए हैं। कुल मिलाकर माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले जिस तरह का माहौल है, सरकार के प्रति लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। यही बड़ा कारण है कि नाराजगी को कम करने के लिए कुछ फैसले लिए जाएंगे। जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।